हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे। ठीक है, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने ला रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बिहार पुलिस का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को पहली बार देखे हैं तो इससे पहले जाकर 3 और प्रैक्टिस सेट पीछे बना हुआ है, उन तीनों प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ VVI क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल है वो एशिया महादेश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है तकला मकान मरुस्थल? एशिया में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी भाग का है। भारत का ये जो सबसे पूर्वी भाग है वो 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर है। 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रिंट क्या हुआ है पेज में, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी लिखा हुआ है, उन्हीं का हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को उसके लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहा। अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, इसीलिए सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है उससे हमें सजेस्ट करना है। सबसे बड़ा हिमालय है नेपाल हिमालय। कौन सा फ्रेंड्स बड़ा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। उसके बाद असम हिमालय बड़ा है। ठीक है, पहला नेपाल हिमालय बड़ा है, उसके बाद असम हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है हमारा पंजाब हिमालय। ठीक है, कौन सा हिमालय है? तो फ्रेंड्स पंजाब हिमालय। उसके बाद कुमायूं हिमालय। उसके बाद कौन सा है फ्रेंड्स? कुमायूं हिमालय है ना, उसके बाद कुमायूं हिमालय। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा नेपाल, उसके बाद असम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? डोडा बेटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, अर्थात असत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। यहाँ राज्य का नाम दिया हुआ है और यहाँ जलप्रपात का, कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है उसी में देखना है। ये जो कुचिकल जलप्रपात है फ्रेंड्स ये कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य में कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है, और येन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, MP में है येन्ना जलप्रपात। और दूध सागर जलप्रपात वो गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये जो वज्रपोहा है ये बिहार में अवस्थित नहीं है। असत्य को ढूंढने के लिए कहा, इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, VVI में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस ना करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन को लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन, ध्यान में रखना है, जल संसाधन परिषद का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। कब? 1983 में किया गया था जल संसाधन परिषद का गठन। अगला कह रहा है कोरबा एल्युमिनियम उत्पादक जिला है। ये जो कोरबा है ना, कोरबा जिला का नाम है। ठीक है, एल्युमिनियम उत्पादक में अग्रणी स्थान कोरबा का आता है। ठीक है, वो जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा जिला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में एल्युमिनियम उत्पादक का जिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। तो ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो कोंकण रेलवे की लंबाई है वो 741 किलोमीटर है। कितना है? 741 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है, सत्य को ढूंढने के लिए कह रहा है। ये जो शारदा परियोजना है, शारदा गुजरात में है? तो नहीं, शारदा परियोजना गुजरात में नहीं है, राज्य और परियोजना का नाम दिया हुआ है। बारगी परियोजना राजस्थान में? तो नहीं। हंसदेव परियोजना छत्तीसगढ़ में? ये भी नहीं है। एक पूर्णा परियोजना है जो गुजरात राज्य में अवस्थित है। पूर्णा परियोजना कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संजय डुगरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। ये जो संजय डुगरी बाघ अभ्यारण्य है ना फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। संजय डुगरी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
इसमें 2 क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। जो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है ना, पूछ रहा है कि कौन है ना जो जैव मंडल जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। सिमलीपाल, कंचनजंगा और जो सुंदरबन, ये जो तीनों है ना जैव मंडल आरक्षित, ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अर्थात यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय डेयरी योजना किसके सहयोग से चलाई जाती है। तो ये राष्ट्रीय योजना है, राष्ट्रीय डेयरी योजना, ये विश्व बैंक की सहयोग से चलाई जाती है। किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जाती है राष्ट्रीय डेयरी योजना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रोजन विजन 2025 का किससे संबंध है। ये जो हाइड्रोजन विजन 2025 है, इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण के लिए। किससे? पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण के लिए हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आयरन एंड स्टील कंपनी अवस्थित है। ये जो आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये दामोदर नदी के संगम पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दामोदर नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो मुंबई महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ठीक है, वो सर्वप्रथम भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा था। किस राज्य में? भारत के कपिसा राज्य में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है, गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या था। ये जो गौतम बुद्ध थे ना, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग करने की प्रक्रिया, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक था वो चक्र था। क्या था? गौतम बुद्ध का चक्र। ठीक है, कह रहा है, अर्थशास्त्र में चर किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र में चर का अर्थ होता है प्रांतों को। ठीक है, प्रांत का चर को प्रांत कहते थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है। ये जो कुषाण काल है, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला में हुआ है। किस में हुआ है? तो वास्तुकला का विकास कुषाण काल में सर्वाधिक हुआ है। अगला कह रहा है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है, ट्रिपल अलायंस में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है। ट्रिपल का अर्थ होता है 3। ट्रिपल अलायंस में इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? हंगरी। इन तीनों देश में ये तीनों देश ट्रिपल अलायंस में शामिल है, बट जापान शामिल नहीं है ट्रिपल अलायंस में। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए जूम करते थोड़ा, आप लोग को अच्छे से दिखे इसलिए। गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था। गुलाबों का युद्ध ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गुलाबों का युद्ध ब्रिटेन में। जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जहांगीर की मृत्यु भीमबाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था जहांगीर की मृत्यु? भीमबाड़ में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और उभर कर आता है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर लोदी ने किए थे। कब किए थे? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अरविंद घोष की पुस्तक न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। देखिए अरविंद घोष की एक प्रमुख पुस्तक है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बिहार दरोगा का भी प्रश्न बिहार पुलिस में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, उसका प्रीवियस ईयर बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम में 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मायने रखता है। ठीक है, 30% पूछा जाता है। ये जो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड है ना, ये अरविंद घोष की पुस्तक है। ये वर्ष 1888 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था प्रकाशित? तो वर्ष 1888 में। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो सभ्यता एवं नैतिकता नामक पुस्तक की रचना सर सैयद अहमद खान किए थे। कौन किए थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया है। तो भारतीय वायसराय
विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कह रहा है अभिनव भारत संस्था। ये जो अभिनव भारत संस्था है ना फ्रेंड, ये किसी न किसी हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का। ये अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में अभिनव भारत संस्था की स्थापना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति के समय फतेहपुर में विद्रोह को किसने दबाया था? ये जो 1857 की क्रांति जो है, ये प्रमुख भारतीय जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसका बहुत बड़ा एवं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। हम उसमें क्लास में लेक्चर के दौरान बताए थे फ्रेंड्स कि जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व फतेहपुर से अजीमुल्लाह किए थे, लेकिन विद्रोह को दबाए कौन थे? कौन से अंग्रेज अधिकारी दबाए थे? तो अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनर ने फतेहपुर में विद्रोह को दबाया था, ठीक है। अब कह रहा है मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था? मेवाड़ भील आंदोलन वर्ष 1922 में हुआ था। कब हुआ था मेवाड़ भील आंदोलन? 1922 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सचेतक की नियुक्ति कौन करता है? ये जो सचेतक है, सचेतक की नियुक्ति संसदीय दल करते हैं। कौन करते हैं सचेतक की नियुक्ति? संसदीय दल। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? ये जो फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम व्यवस्था लाया गया। उसे सर्वप्रथम कहाँ लाया गया था? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्यों में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको करते हैं? ये जो लोक लेखा समिति है अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देते हैं, ठीक है। किसे देते हैं लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन? लोकसभा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 2004 में की गई थी यह घोषणा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना लोगों का मौलिक कर्तव्य है या अधिकार है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो विधानसभा में है ना, सत्रावसान का आदेश राज्यपाल देते हैं फ्रेंड्स। कौन देते हैं विधानसभा में? राज्यपाल। वही लोकसभा में सत्रावसान का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति और विधानसभा में राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंत्रालयों में वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन करता है? मंत्रालय में वित्तीय संसाधनों का आवंटन कौन करते हैं? तो वित्त मंत्रालय करते हैं। कौन करते हैं? तो वित्त मंत्रालय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य रहे हैं? कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री का पद जब ग्रहण कर रहे थे वो उस समय विधानसभा का सदस्य थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करते समय वो विधानसभा के सदस्य भी थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जब वो नहीं रहते हैं, जब राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जब घोषणा करते हैं तो वो किसको बना सकते हैं? राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी अन्य न्यायाधीश को बना सकते हैं, ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बना सकते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति। किसे बना सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किसके अंतर्गत आता है? एक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य परिषद ध्यान में रखना है। कह रहा है राज्य परिषद के मंत्री के शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकाल अर्थात राज्य के सभी के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 164 में मिलता है। किस में? तो राज्य के विषय में सारी जानकारी किस आर्टिकल में मिलती है? तो आर्टिकल नंबर 164, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा राज्य की अनुसूचित क्षेत्र के शासन या प्रशासन का विवरण नहीं मिलता है। राज्य के शासन प्रशासन का विवरण नहीं मिलता है 5वीं अनुसूची में। ये जो 5वीं अनुसूची है ना फ्रेंड्स, इसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना, इन राज्यों के शासन प्रशासन का वर्णन मिलता है। किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, इन सभी राज्यों का शासन और प्रशासन की वर्णन मिलता है, लेकिन मिजोरम राज्य का नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 का ख जोड़ा गया है। ये जो फ्रेंड्स है 27वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उस समय 27वां संविधान संशोधन करके 239 का ख जोड़ा गया। ठीक है, 239 का ख 27वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग, ये स्टैटिक का प्रश्न हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे फ्रेंड्स? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? तो केसी नियोगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला कह रहा है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो वर्ष 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। ये बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों एक बात और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास से थोड़ा हट के हम बातें करना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड्स बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे, एनडीए, इन सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारी चैनल पर पूरा जीके, जीएस, स्टैटिक, करंट के साथ ज्ञान बिंदु सर हुए, खान सर हुए, इन्हीं सभी बड़े बड़े टीचरों का टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप हमारा सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये जो मूल नियंत्रण है, सुरक्षा है फ्रेंड्स, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मूल नियंत्रण, सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन सड़क परिवहन जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी किस परिसर में खेला जाता है। तो कबड्डी जो है फ्रेंड्स कोर्ट परिसर में खेला जाता है, कोर्ट में। ठीक है, कबड्डी किस परिसर में? तो कोर्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, 4 से 5 दिनों के बाद थ्योरी पेपर भी आपका बिहार पुलिस के लिए करवाया जाएगा। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन करंट का भी आता है। ठीक है, परीक्षा में 4 से 5 क्लास करंट का लगाएंगे थ्योरी का, उसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। बिहार पुलिस को लेकर रिजल्ट के लिए आपको सोचने की जरा सा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन गढ़ा है, भारत में TRY-SEM ट्राइसिम कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब इसको समझना है TRY-SEM क्या होता है। ये जो TRY-SEM है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका फुल फॉर्म हुआ, अर्थात कह सकते हैं TRY-SEM का मतलब होता है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये वर्ष 1979 में हुआ। ठीक है, वर्ष 79 में हुआ, 1979 में हुआ। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1979 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दोनों क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये दुनिया की रैंकिंग तय करती है। तो ये किस आधार पर करती है? सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो वर्तमान के समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। ठीक है, कौन करता है गरीबी रेखा का निर्धारण? नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आज का प्रैक्टिस सेट ठीक लगा होगा फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को आप लोग
लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट से हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है। अगला अंतिम नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत होता है, अर्थात यह भारत में सिक्के कौन जारी करते हैं? तो सिक्के RBI जारी करते हैं। कौन करते हैं? तो RBI जारी करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 1 से 50 तक क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय